गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब से पहले वाले वीडियो में हम कोशिका की खोज और इसकी संरचना और साथ में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में विस्तृत रूप से क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि भाई कोशिका की खोज किसने की थी। इसके अलावा कोशिका की कितने प्रकार होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, मेसोकैरियोटिक सेल, इन कोशिकाओं के बारे में हम क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। इसी कोशिका की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कोशिका के एक अंग का अध्ययन करेंगे जिसका नाम होता है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। केवल किसमें? केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है और ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में क्या होती है? ये अनुपस्थित। यानी कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। सबसे पहले पादप कोशिका को खोजने का जो काम किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? सन 1665 में। इन्होंने स्वयं के द्वारा यानी खुद के द्वारा बनाए गए जो सूक्ष्मदर्शी था उसी के माध्यम से इन्होंने जब कोशिका की खोज की तो इन्होंने किसे देखा? कोशिका भित्ति को इन्होंने देखा। ठीक है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, यानी प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण, आउटर लेयर। सबसे क्या है? आउटर लेयर है। ये पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण है, यानी पादप कोशिका का क्या है? सबसे आउटर पार्ट है। जो कोशिका भित्ति होती है ये सुदृढ़ होती है, कठोर होती है, साथ में निर्जीव होती है। कैसी होती है? निर्जीव होती है। ठीक है। पादप कोशिका सुदृढ़ होती है, कठोर होती है और निर्जीव होती है। ये जो पादप कोशिका है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के माइक्रोफाइबर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइक्रोफाइबर, सूक्ष्म फाइबर। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म फाइब्रस पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? माइक्रोफाइबर्स पाए जाते हैं। ये जो माइक्रोफाइबर होते हैं ये विभिन्न लंबाई के होते हैं, इनकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। विभिन्न लंबाई के ये जो माइक्रोफाइबर हैं इनका व्यास जो होता है ये लगभग 100 एंगस्ट्रॉन से 200 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 100 एंगस्ट्रॉन से 200 एंगस्ट्रॉन। यानी इनकी लंबाई कोई निश्चित नहीं है, विभिन्न लंबाई है। लंबाई क्या है? अनिश्चित। लंबाई क्या है? अनिश्चित है। लेकिन इनका व्यास कितना होगा? लगभग 100 एंगस्ट्रॉन से 200 एंगस्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? इनका व्यास होगा। ठीक है। इसके अलावा ये बता ही दिया कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो विभेद करेंगे तो कोशिका भित्ति क्या निभाएगी? उसके अंदर महत्वपूर्ण अंग है, यानी पादप कोशिका के अंदर उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। अगर जिस कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित है यानी वो पादप कोशिका है, जिसमें उपस्थित नहीं है यानी क्या है वो? यानी वो है जंतु कोशिका। ठीक है। अब ये बनी किसकी होती है? अगर बात करें नए पादपों में या नवीन पादपों में, अगर नए पादपों की बात करें, नए पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज से निर्मित होती है।
ये तो है नए पादप की बात। अगर हम बात करें उच्च पादपों की, किन की बात करें, उच्च पादपों की बात करें, तो उच्च पादपों में जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है ये निर्मित होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैकेटीन, आदि। किससे निर्मित होती है? उच्च पादपों के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैकेटीन से क्या होती है? निर्मित होती है। जबकि बैक्टीरिया की बात करें, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरामिक एसिड। यह किससे निर्मित होती है? म्यूरामिक एसिड से निर्मित होती है। ये तो हो गए इसकी अवयव कौन कौन से होते हैं। यानी कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं होती है। खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा। पादप कोशिका की सबसे बाह्य संरचना है, निर्जीव होती है, कठोर होती है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोफाइबर्स पाए जाते हैं, और ये अनिश्चित लंबाई के माइक्रोफाइबर्स होते हैं। इनका व्यास कितना होता है? लगभग 100 एंगस्ट्रॉन से 200 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है। नए पादपों में अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि उच्च पादपों की बात करें तो सेल्यूलोज के साथ साथ ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैकेटीन आदि से क्या होती है? निर्मित होती है। इसके अलावा अगर बात करें बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन व म्यूरामिक एसिड से क्या होती है? निर्मित होती है। ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि ये जो कोशिका जो भित्ति है, यानी जो सेल वॉल है, ये कितने भाग होते हैं, यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। मुख्यतः इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? वैसे इसकी संरचना में मुख्यतः 4 चीज़ें पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टेट्री सेल वॉल, और चौथी होती है और चौथी जो होती है उसका नाम होता है मिडिल लैमिला। यानी कोशिका जो भित्ति होती है, इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना में 4 अवयव होते हैं। पहला है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी। प्राइमरी सेल वॉल। दूसरी है द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। तीसरी है तृतीयक कोशिका भित्ति। तीसरी का नाम क्या है? तृतीयक कोशिका भित्ति, जिसका नाम है टेट्री सेल वॉल। और चौथी है, उसका नाम है मध्य पट्टिका या फिर मध्य पटलिका, जिसका नाम है मिडिल लैमिला। क्या होता है? मिडिल लैमिला होता है।
सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर प्राथमिक कोशिका भित्ति, उसके बाद करेंगे द्वितीयक कोशिका भित्ति, फिर करेंगे तृतीयक कोशिका भित्ति और लास्ट में किसकी करेंगे, मिडिल लैमिला की। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिक कोशिका भित्ति। किसकी बात करते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति। देखो इसको समझने के लिए पहले हम इधर एक छोटा सा डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, माना ये कोई कोशिका है, पादप कोशिका, और ये कोई दूसरी पादप कोशिका है, दो पादप कोशिकाएं हैं। इन दोनों पादप कोशिकाओं के बीच में एक पतली संरचना होती है जिसका नाम होता है मध्य पटलिका, मिडिल लैमिला। ठीक है, इस मिडिल लैमिला के बाद में जो सबसे पहली संरचना होगी, मिडिल लैमिला के बाद में जो क्या होगी, सबसे पहली संरचना अति सूक्ष्म क्या होगी, पहली जो संरचना होगी जो होगी अति सूक्ष्म होगी, ये कहलाएगी प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब देखो प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या होती है। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है ये जो मध्य पट्टिका होती है, मध्य पट्टिका से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, मध्य पट्टिका से जुड़ी होती है। साथ में यह अत्यंत सूक्ष्म होती है और इसके अंदर जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, माइक्रोफाइबर्स होते हैं, वो अव्यवस्थित रूप से होते हैं। किस रूप से होते हैं, अव्यवस्थित रूप से लगे होते हैं इसके अंदर। और जो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल हैं, दोनों एक दूसरे के पास पास होती हैं। जैसे मध्य पट्टिका है, मध्य पट्टिका के अंदर जो सबसे पहली जो लेयर आएगी, अगर बाहर से चलते हैं मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला के बाद जो सबसे पहली जो पट्टी आएगी, पतली झिल्ली आएगी, उसका नाम होगा प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये अत्यंत सूक्ष्म होती है। ये क्या होती है, अत्यंत ही सूक्ष्म होती है। लेकिन इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोफाइबर्स पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, अव्यवस्थित रूप में फैले होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कोशिका परिपक्व होती है, जैसे जैसे क्या होती है, कोशिका परिपक्व, कोशिका परिपक्व होती है, तो ये जो माइक्रोफाइबर्स हैं ये सारे के सारे क्या होने लग जाते हैं, व्यवस्थित होने लग जाते हैं। किस रूप में आ जाते हैं, सारे के सारे माइक्रोफाइबर्स, ये सभी माइक्रोफाइबर्स व्यवस्थित रूप में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी। इसके बाद कौन सी देखते हैं, सेकेंडरी, द्वितीयक सेल वॉल। कौन सी देखेंगे, द्वितीयक कोशिका भित्ति। अगर द्वितीयक कोशिका की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण कोशिका भित्ति है। द्वितीयक कोशिका भित्ति किसकी बात कर रहे हैं हम, द्वितीयक कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं। जो द्वितीयक कोशिका भित्ति है, इसके अंदर जो माइक्रो फाइबर्स हैं, ये समांतर रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। समांतर रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। द्वितीयक कोशिका भित्ति में माइक्रोफाइबर्स क्या होते हैं, समांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं।
प्राथमिक कोशिका भित्ति में व्यवस्थित नहीं थे, लेकिन जैसे ही द्वितीयक कोशिका भित्ति आती है इसके अंदर क्या होते हैं, ये समांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर जो पाई जाएगी, प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर जो संरचना पाई जाएगी इसका नाम होगा द्वितीयक कोशिका भित्ति। इसका नाम क्या होगा, द्वितीयक कोशिका भित्ति। और ये जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है ये सुस्पष्ट नजर आती है। सुस्पष्ट क्यों नजर आती है, क्योंकि ये कैसी होती है, मोटी होती है, ये सूक्ष्म नहीं होती। ये प्राथमिक कोशिका भित्ति से क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या पाया जाता है, विभिन्न पदार्थों का निक्षेपण पाया जाता है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, विभिन्न पदार्थों का निक्षेपण पाया जाता है। तथा ये जो कोशिका भित्ति है ये भी 3 भागों में बटी होती है, S1, S2 और S3। S1 यानी आउटर लेयर, मिडिल, और ये इनर, यानी बाह्य झिल्ली, मध्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। यानी जो द्वितीयक कोशिका भित्ति है ये भी क्या होती है, 3 उसमें बटी होती है, यानी बाह्य झिल्ली नहीं, सॉरी, परत, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। ये 3 परतों में बटी होती है, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। इसकी जो बाह्य परत होती है ये बहुत ही पतली होती है तथा प्राथमिक कोशिका जो भित्ति होती है उसके साथ में सटी होती है, उसके साथ में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जबकि इसके बाद में जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो परत है वो मध्य परत है, क्योंकि मध्य परत जो इसको सुदृढ़ता प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। इसके अंदर लचक प्रदान करने का काम कौन करती है, S2 करती है, मिडिल लेयर करती है, मध्य परत करती है। जो मध्य परत जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, पदार्थों का निक्षेपण पाया जाता है, इसके ऊपर पदार्थों का स्तूलन पाया जाता है, जो क्या करती है, यांत्रिक सहारा देने का काम करती है। कौन सी परत, मध्य परत के ऊपर क्या पाया जाता है, स्थूलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्थूलन पाया जाता है। और ये स्थूलन इसको क्या देता है, यांत्रिक सहारा। क्या देता है, यांत्रिक शक्ति देता है। क्या देता है, यांत्रिक शक्ति देता है। और जो इसकी सबसे अंदर वाली परत होती है, जो S3 जो लेयर है, जो S3 लेयर है, ये किसके साथ में जुड़ी होती है, ये कोशिका झिल्ली के संपर्क में पाई जाती है। इसकी जो S1 जो परत होती है, जो S1 परत होती है, ये तो पाई जाती है प्राथमिक कोशिका भित्ति के पास में, उसके संपर्क में पाई जाती है। बीच में पाई जाती है मध्य परत, जो क्या करती है, इसके ऊपर स्थूलन पाया जाता है तो मोटी होती है, ठीक है, जो यांत्रिक सहारा देती है। और जो इसकी सबसे आंतरिक जो परत है ये क्या करती है, ये होती है कोशिका भित्ति के, कोशिका झिल्ली के संपर्क में, ठीक है। और ये जो तीनों की तीनों जो परतें हैं इनको हम इनके यांत्रिक गुणों, रासायनिक गुणों के द्वारा क्या कर सकते हैं, इनके अंदर हम विभेद कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है तृतीय परत, सॉरी अभी तो तृतीय परत बाकी है। जो तीसरी जो परत है ये कुछ कुछ पादप भित्तियों के अंदर उपस्थित होती है। तृतीय कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति। ये जो तृतीयक कोशिका भित्ति है ये सभी पादप कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। और ये सभी में तो अनुपस्थित होती है, यानी सभी में
उपस्थित नहीं होती है, और जिनमें उपस्थित होती है उसमें बनी होती है जाइलोन नामक पदार्थ से। किससे बनी होती है? जाइलोन नामक पदार्थ से बनी होती है। और ये उपस्थित किन में होती है? ये पाई जाती है अनावृत बीजी पादप कोनिफर की वाहिकाओं में। कहाँ पाई जाती है? अनावर्त बीजी जो पादप कोनिफर होता है, इसकी किस में पाई जाती है? वाहिकाओं में क्या पाई जाती है? उपस्थित। ये सभी में उपस्थित नहीं होती, ये किसी किसी में होती है। मुख्यतः बता दिया, एक एग्जांपल दे दिया कि कोनिफर प्लांट्स होता है जिसके किस में पाई जाती है? ट्रैक्यार्ड्स में पाई जाती है। और जो चौथा है मध्य पट्टिका, मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला एक सीमेंटिंग परत होती है। क्या होती है? सीमेंटिंग परत, यानी एक कोशिका भित्ति, एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका और ये तीसरी कोशिका, सेल फर्स्ट, सेल सेकंड और सेल थ्री, इनके बीच में जो पाई जाएगी ये क्या होगी? मध्य पट्टिका। इनके बीच में ये जो है ये क्या है? मध्य पट्टिका है। यानी दो पादप कोशिकाओं को जोड़ के रखने का काम कौन करती है? मध्य पट्टिका करती है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? जब पादप के, जैसे मान सकते हैं कि पादप जब कच्चा है यानी प्रारंभिक अवस्था में है तो ये क्या पाई जाती है? दृढ़ पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे पादप परिपक्व अवस्था में जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाती है? ये घुल जाती है। ये क्या हो जाती है? घुल जाती है। ठीक है। यानी ये क्या पाई जाती है? इसके अंदर घुलनशीलता पाई जाती है, ये नष्ट हो जाती है। ठीक है। और ये जो बनी किसकी होती है? ये मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम पैकेटेट से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम। किससे? कैल्शियम या मैग्नीशियम के पैकेटेट से निर्मित होती है। और ये किस में घुलनशील होती है? पैक्टिनेज। पैक्टिनेज एंजाइम में क्या होती है? ये घुलनशील होती है। किस में घुलनशील होती है? पैक्टिनेज एंजाइम में घुलनशील होती है। आपने देखा होगा जब फल कच्चा होता है तो दृढ़ होता है, कठोर होता है। ठीक है। उसकी जो बाह्य संरचना होती है वो भी क्या पाई जाती है? दृढ़ पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे पादप का फल जो पकता है तो सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो सॉफ्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके जो मध्य परत है ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यानी इसकी जो मध्य पट्टिका है ये कैसी होती है? घुलनशील होती है। मध्य पट्टिका कैसी होती है? घुलनशील होती है। और घुलती किस में है? पैक्टिनेज एंजाइम के अंदर ये घुलकर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और साथ में ये जो है ये अक्रिस्टलीय परत है। कैसी परत है? अक्रिस्टलीय परत है। कैसी परत है? अक्रिस्टलीय। यह क्या है? अक्रिस्टलीय परत है। ठीक है। मध्य पट्टिका सीमेंटिंग का काम करती है, यानी दो कोशिकाओं को जोड़ने का, दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य। और दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कौन करती है? मध्य पट्टिका करती है। किस किस से निर्मित होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के पैकेट से निर्मित होती है। ये घुलनशील होती है। ये अक्रिस्टलीय परत है। और घुलती किस में है? ये पैक्टिनेज एंजाइम में क्या होती है? ये घुलनशील होती है। ठीक है। इसी के साथ हमारी जो कोशिका जो भित्ति इसकी संरचना क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं हम कि हमने कोशिका भित्ति के अंदर क्या पढ़ा कि कोशिका भित्ति की संरचना में चार चीज़ें पाई जाती हैं: प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति और मध्य पट्टिका। ठीक है। प्राथमिक कोशिका भित्ति में माइक्रोफाइबर्स पाए जाते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होती है और माइक्रोफाइबर्स अव्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कोशिका की तो क्या पाए जाते हैं? ये व्यवस्थित होना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा आता है
दूसरा आता है द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति में क्या होता है, द्वितीयक कोशिका भित्ति जो होती है इसमें जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं ये व्यवस्थित होते हैं समांतर एक दूसरे के। किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के समांतर रूप में व्यवस्थित पाए जाते हैं। साथ में 3 भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, बाह्य परत, आंतरिक परत और मध्य परत। इसकी जो बाह्य परत होती है वो प्राथमिक कोशिका भित्ति के साथ संलग्न होती है, जुड़ी होती है, अत्यंत सूक्ष्म होती है, यानी पतली होती है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, जो इसकी S2 परत है, ठीक है, जिसका नाम है मध्य परत, वो मोटी होती है, इसके ऊपर स्थूलन पाया जाता है विभिन्न पदार्थों का स्थूलन होने के कारण ये पादप की जो कोशिका भित्ति है उसको क्या प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके बाद जो इसकी तीसरी जो परत है जिसका नाम होता है S3 यानी आंतरिक परत। आंतरिक परत सीधे किससे संपर्क में रहती है, आंतरिक परत सीधे ही कोशिका झिल्ली के संपर्क में रहती है, सेल मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती है। और हम तीनों को इनके रासायनिक गुणों के द्वारा क्या कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं, S1, S2 और S3 को। इसके बाद हम पढ़ते हैं तृतीयक कोशिका भित्ति। ये सभी प्लांट्स में उपस्थित नहीं होती है, केवल कुछ प्लांट्स में पाई जाती है। और किसकी बनी होती है, ये जाइलोन नामक पदार्थ से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, ये जाइलोन नामक पदार्थ से निर्मित होती है। ठीक है, और कोनिफर नामक एक प्लांट है, कौन सा प्लांट है, कोनिफर की वाहिकाओं के अंदर क्या उपस्थित होती है। इसके बाद हमने पढ़ा मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका सीमेंटिंग का काम करती है, जैसे 2 ईंटों को जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट का मसाला डाला जाता है ना, उसी प्रकार से 2 कोशिकाओं को जोड़ने के लिए क्या पाई जाती है, मध्य पट्टिका पाई जाती है। बनी किसकी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेटेट से निर्मित होती है। ठीक है, ये मध्य पट्टिका घुलनशील पाई जाती है। घुलनशील होने का मतलब क्या है, ये घुल सकती है, और घुलती किस में है, पैक्टिनेज एंजाइम के अंदर। किस में घुलती है, पैक्टिनेज एंजाइम में। और साथ में क्या होती है, ये अक्रिस्टलीय परत होती है। इसी के साथ हमने किसका अध्ययन किया है, इसी के साथ हमने अध्ययन कर लिया है संरचना का, कोशिका भित्ति की संरचना का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेके आएंगे, इसकी परासंरचना के बारे में पढ़ेंगे, और जो कोशिका भित्ति है इसका निर्माण किस रूप से होता है, इस सभी के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।